काफ़ी सारे सवाल आज भी आपने पूछे हैं यहाँ पे और एक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर देखना, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल आ जाता है रंजन सेन गुप्ता जी की तरफ से, ऑल इवेंट्स व्हिच विल डेफिनिटली पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन स्टॉक मार्केट हैज़ टेकन प्लेस। सम ऑफ देम आर स्टिल टेकिंग प्लेस, जैसे कि इन्होंने ही बोला है कि पुअर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मतलब वही जो अर्निंग ग्रोथ नहीं हुई है इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो खराब हैं, उसकी बात करें डेफिनेटली इसका मार्केट पे इफेक्ट आएगा। देन दूसरा, कंज्यूमर डिमांड सबड्यूड है, कंज्यूमर डिमांड घटी है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कंज्यूमर डिमांड घटने के, वो रीजन है उसके कारण दिक्कत हुई है मार्केट को। इसके बाद हाईएस्ट सेलिंग बाय एफआईज, डेफिनेटली हिस्ट्री में एक महीने में इससे ज्यादा एफआईज ने कभी सेलिंग नहीं की है। इसके बाद एफएनओ के अंदर टाइटनिंग, सम ब्रोकर्स एंड गॉटन, ब्रोकर भी डीरजिस्टर हो रहे हैं, ब्रोकर्स पे बहुत, आरबीआई की तरफ से बैंक एनबीएफसी पे और सेबी की तरफ से ब्रोकर्स पे काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ट्रुथ है। इसके बाद यहाँ पे टैक्स बढ़ाया गया है सिक्योरिटीज पे, अगेन बहुत सही रीजन है। इसके अलावा यूएस के अंदर इलेक्शन है, ये भी रीजन है। चाइना मार्केट में स्टिमुलेशन हुआ है, वो भी रीजन है। तो ये सारे ही रीजन आपके सही है और इन सब रीजंस को अब तक स्टॉक मार्केट डाइजेस्ट कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर में करेक्शन हुई है। इसके अलावा एक और रीजन जो एक बहुत बड़ा डर है मार्केट के अंदर में कि अगले बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि बहुत बुरा होगा इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के लिए। और जिस दिन ये लागू होगा उस दिन असल में आपको समझ में आएगा कि क्रैश क्या होता है। आज जो आप लोग ये 7-8% की करेक्शन सेलिंग को क्रैश कह रहे हो ना, जिस दिन डीटीसी अनाउंस होगा उस दिन देखना मार्केट किस तरीके से क्रैश करती है और उसको रियल क्रैश कहेंगे। चलिए यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, ये सारे जो कारण है ना, ये कारण टेम्परेरी है, कोई भी यहाँ पे परमानेंट रीजन नहीं है जो कि इंडियन इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोक सके। लॉन्ग टर्म ग्रोथ जब तक इकोनॉमी में चल रही है तब तक स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता रहेगा। शॉर्ट टर्म में इमोशंस या न्यूज के बेसिस पे ऊपर नीचे वॉलिटिलिटी रहेगी, जैसे कि अभी करेक्शन हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है। कई टाइम पे ये जो गिरावट है वो जानबूझ के भी, देखो 10% से ज्यादा जब भी गिरावट हो ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, समझ लेना वहां पे किसी न किसी ऑपरेटर का प्ले है। बड़े बड़े ऑपरेटर्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं जो कि पूरे के पूरे देश को हिला देते हैं, जो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इंडिया पे भी कई ऐसे ऑपरेटर्स की नजर है जो पास्ट में इंग्लैंड वगैरह को डिस्टर्ब कर चुके हैं। तो जब इन चीजों को आप पढ़ते हो तब ये चीजें समझ में आती है। वो अपनी एंट्री बनाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। तो इन चीजों को समझोगे कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, आपको प्रेशर में नहीं आना है तो पैसा बना लोगे, आप भी प्रेशर में आ जाओगे तो फिर अपना नुकसान कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है राकेश देवनाथ जी की, ज्ञानी बाबा खुद डूबेगा दूसरे को भी डुबाएगा, मेरे बारे में कह रहे हैं। बाकी पास्ट का डेटा छोड़ ही दो। 2022 जब से सीरियसली मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, जनवरी 2022 से मार्केट पूरा 2022 खराब था। फिर भी अभी 2024 में जितने भी लोग 2022 से वीडियोस देख रहे हैं या साथ में है, ऑलमोस्ट पैसा डबल हो चुका होगा अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट रही होगी तो। अभी थोड़े टाइम का करेक्शन आया है और फिर 6 महीने में वापस ऊपर जाना मार्केट शुरू करेगा, जैसे ही ये जो फेस्टिव सीजन है इसके बाद का क्वार्टर मतलब जनवरी वगैरह में, जनवरी फरवरी में जो रिजल्ट्स आएंगे वो अगर अच्छे आए, बीच में एक रेट कट भी मिल गया, ये दो तो एकदम श्योर शॉट ही रीजन बनेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के। ऊपर उसके अलावा अगर कमेंट्री भी अच्छी आने लगी कंपनीज की तब तो भाई और भी चीज है। और यूएस इलेक्शन का रिजल्ट अगर फेवर में आ गया, सब प्लस पॉइंट अगर होते चले गए तो मार्केट फिर ऊपर चलता शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, मार्केट किसी को डुबाती नहीं है, लोग खुद मार्केट के अंदर डूबते हैं। साथ में चलोगे मार्केट के फ्लो के तो इजी रहेगा आपका, और अगर अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे या फिर अब इधर उधर भागने की कोशिश करोगे तो आप खुद डूबोगे। इसमें किसी और की गलती नहीं, आपकी खुद की गलती होगी। इसके अंदर पास क्वेश्चन आता है एमएफ विजडम का, इक्वल वेट इंडेक्स फंड बेस्ट एक्टिव फंड बीट एक्टिव फंड इजिली। देखो जो इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स हैं वो बेहतर नहीं है।
सीरियसली इनसे बेहतर है जो मोमेंटम फंड्स हैं, जो अल्फा फंड्स हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट कर लेना। क्योंकि मैंने निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, निफ्टी टॉप 15, निफ्टी टॉप 20, निफ्टी टॉप 50, इन सब के इक्वल, इवन 500 के इक्वल वेट इंडेक्स का 2005 से अभी तक का बैक टेस्ट जो डेटा है वो देखा है। कोई भी 20% को भी टच नहीं कर पा रहा है, मतलब 13%, 15%, 17% ऐसे जा पाता है, उससे ऊपर कोई नहीं जा पाता है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए मुझे लगता है इक्वल वेट इंडेक्स फंड उतना ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं है। इससे अच्छी स्ट्रैटेजी है मोमेंटम की स्ट्रैटेजी, अल्फा की स्ट्रैटेजी, ये सब ज्यादा बेहतर है। लूसीफर का सवाल है, आई हैव ए क्वेरी, इफ आई सेल स्टॉक एंड बाई अनदर विथ द मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग, देन डू आई नीड टू पे टैक्स considering transactions happening in my डीमेट account and no money is transferred to my savings bank। देखिए, सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर का से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन किया सेल का, आप टैक्स के लिए लायबल हो गए। स्टॉक, डायरेक्टली स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं तो। म्यूचुअल फंड के अंदर में आज इन्वेस्ट किया, जितने साल बाद बेचेंगे तब आप टैक्स के लिए लायबल होंगे। बीच में फंड मैनेजर कितनी भी बार स्टॉक को चेंज करे, बाई सेल करे, वहां पे टैक्स नहीं लगता। सीधा जब जितने साल बाद आप यूनिट बेचेंगे उतने साल बाद आपका टैक्स लगेगा। लेकिन डायरेक्ट जब आप स्टॉक की बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो आपका सेल जैसे हुआ स्टॉक, चाहे आपने पैसे को बैंक अकाउंट में विड्रॉ किया या नहीं किया, अगर ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट के अंदर में ही आपकी ट्रांजेक्शन्स चल रही है बाई सेल की, फिर भी जितना आपका टैक्स एसटीसीजी या एलटीसीजी बनेगा वो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में पे करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करो ब्रोकर के थ्रू और देखो कितना टैक्स बना है, वो दो। पैसा बैंक में आने से कोई मतलब नहीं है इसका। अभिषेक 100 जी का सवाल है यहाँ पे, मार्केट से पैसा निकाल लो कुछ दिन के लिए। नहीं, कुछ दिन के लिए अगर निकाल लेंगे तो फिर आपकी रैली छूट जाएगी। जैसे 2022 में जो लोग मार्केट से साइड हुए वो 2023 के रैली का फुल्ली फायदा नहीं उठा पाए। जो लोग लगातार एसआईपी लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहे या कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहे 2022 की गिरावट में, वही 2023 इवन हाफ 24 तक का जो रैली हुआ है उसका फायदा उठा पाए। जो 2020 की गिरावट में बने रहे वो 2021 और 2022 हाफ की रैली का फायदा उठा सके। तो जिस भी गिरावट में बने रहोगे अगले 1-1.5-2 साल तक, जो रैली आती है गिरावट के बाद की, उसका फायदा उठा पाओगे। अगर निकल जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब मार्केट ऊपर भाग गई, आप बस बॉटम फिशिंग करते रह जाओगे, लेकिन बॉटम पे कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि हमेशा मार्केट के अंदर में बने रहे। नया पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं करे, कम से कम जो इन्वेस्टेड है उसको टच नहीं करना है जब तक कि आपका गोल तक का टाइमिंग नहीं आ जाता है। राबजी ढिल्लो जी का सवाल है, आई एम 70 नाउ, 70 साल के हो चुके हैं, 1990 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। माई ऑल मनी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड के अंदर इनका सारा पैसा इन्वेस्टेड है। मार्केट फॉल्स एंड गोज अप अगेन, मार्केट गिरता है और ऊपर जाता है। रिक्वेस्ट ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू स्टार्ट एसआईपी इवन विथ 500, स्टे इन्वेस्टेड, मार्केट विल नेवर गो एनीवेयर, हैव फेथ इन आवर बिग कंपनीज, बैंक्स एंड ऑल। कोई भी जो जेन्युइन बंदा है, जो सच में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपको यही राय देगा। मार्केट गिरता उठता रहता है बेस्ड ऑन न्यूज, बेस्ड ऑन इमोशन। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर इकोनॉमी में चल रही है और आगे भी प्रोजेक्टेड है तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। मार्केट आपका पैसा लेके इधर उधर कहीं भाग के नहीं जाती है। तो ये होता है एक सही एडवाइस देना, समझ रहे हो। और जानबूझकर मैंने इस कमेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है कि रियल जो इन्वेस्टर है या फिर रियल में जिसने इस चीज को समझा है, वो हमेशा आपको ये एडवाइस देगा कि इन्वेस्ट करो और होल्ड करो। एसआईपी चल रही है तो उसको कंटिन्यू करो। लेकिन जो लोग नए हैं वो इधर उधर भागने की बस बात करते हैं। ऑलमोस्ट देखो, जैसे एफआईआईज की सेलिंग चल रही है, एफआईआईज की सेलिंग चल ही इसी रही है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को डरा के मार्केट से भगाया जा सके। देखो अभी क्या हुआ है, एक महीने की बिगेस्ट सेलिंग के बाद भी सिर्फ 8% मार्केट इसलिए गिरा है क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड्स है, वो अभी सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वो डटे हुए हैं। एफआईआईज भी सेल करते हैं और उसके सामने डर के जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी सेल करते हैं, डायरेक्ट जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, प्लस जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं वो भी डर के अगर म्यूचुअल फंड के अंदर से रिडेम्पशन ऑर्डर डालने लगते
तो म्यूचुअल फंड को मजबूरी में सेल करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो, रिटेल इन्वेस्टर बने हुए हैं, इसी कारण मार्केट के अंदर क्रैश नहीं आए। और यही सबसे बड़ा थ्रेट है एफआईआईज को। एफआईआईज पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी इंडियन मार्केट को क्रैश कराया जाए, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने संभाल के रखा है। तो यही चीज होती है। जैसे और अभी की अगर बात समझे तो लगभग जैसे कमेंट से जो मैं समझ पा रहा हूँ, 10-15% जो इन्वेस्टर हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कन्विंस हो चुके हैं कि मार्केट से भाग जाना चाहिए। लेकिन अभी भी लगभग 80-85% रिटेल इन्वेस्टर हैं जो मेरे व्यूअर हैं, वो अभी बने हुए हैं, जो कि कमेंट से मुझे समझ में आता है। तो जब मेजॉरिटी में रिटेल इन्वेस्टर डरने लगेंगे और भागने लगेंगे तो मार्केट के अंदर ज्यादा गिरावट होगी। लेकिन अगर डटे रहेंगे तो मार्केट के अंदर उस तरीके का क्रैश नहीं आएगा, थोड़े टाइम तक करेक्शन आएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो अब ये आपके हाथ में है कि आपको डर के भागना है और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो मार्केट को गिरा के फिर नीचे के दाम पे एंट्री कर सके, या खुद जो आपने नीचे के दाम पे खरीद के रखा है उसके साथ आपको बने रहना है। ये आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है आपके किसके साथ जाना है, इंडिया के साथ रहना है या फॉरेनर्स को मौका देना है पैसा कमाने का खुद का नुकसान करके। शैलेश चौधरी जी का सवाल है, एस्ट्रोलॉजर की बात सही हुई भाई, क्रैश हो गया, अब अपनी गलती कब मानोगे या इग्नोर करोगे? मुझे कह रहे हैं भाई कहाँ सही हुई। आज 26 तारीख के डेट को 28% ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रैश की, ग्लोबल मार्केट मतलब अराउंड द वर्ल्ड क्रैश की प्रिडिक्शन थी, लेकिन एक महीने लगे सिर्फ 8% गिरने में। उन्होंने कहा था कि 26 तारीख को गिरेगी, ये नहीं कहा था 26 तारीख तक गिरेगी, 26 तारीख को गिरेगी, ये कहा, बट गिरी नहीं। 8% बहुत जोर लगाया लोगों ने, तो 8% तक मार्केट के अंदर में करेक्शन हमें दिखी है। तो इसलिए सही है या नहीं है यहाँ पे ये तो खुद दिख रहा है ना कि जो प्रिडिक्शन है वो सही हुई या नहीं हुई। मैं इग्नोर कर, मैं तो खुल के सामने बोल रहा हूँ कि नहीं गिरी, सिर्फ 8% का करेक्शन, वो भी लार्ज कैप के अंदर, वो भी इंडियन मार्केट में देखने को मिला है। अराउंड द ग्लोब 28% कोई मार्केट नहीं गिरा है। 8% में और 28% में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ 28% का सडन क्रैश इंडियन मार्केट में नहीं होगा, अभी नहीं होगा, मतलब नहीं होगा जब तक कि कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट ना हो। भास्कर जी का सवाल है, म्यूचुअल फंड इतना निगेटिव क्यों जा रहा है? तो देखिए, म्यूचुअल फंड जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं जो कि मार्केट को इफेक्ट करती है। जैसे इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे रीजंस की बात की जो कि मार्केट को अफेक्ट कर रही है। तो ये सब शॉर्ट टर्म की इवेंट्स हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट पे असर होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये जो सिचुएशंस है इनकी जो सिग्निफिकेंस है मार्केट के लिए वो कम होते जाएगी और मार्केट स्टेबल होती जाएगी और ऊपर की तरफ जाते रहेगी। तो क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लिंक्ड है मार्केट से, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर ही जा रहा है, तो मार्केट जब वॉलेटाइल होता है, नीचे गिरता है, तो हमारे म्यूचुअल फंड्स भी गिरते हैं और उसी कारण वो निगेटिव में है। जैसे ही मार्केट स्टेबल होकर ऊपर की तरफ बढ़ेगी, हमारे म्यूचुअल फंड्स भी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा नए हैं, तो थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाने, समझे, पढ़े, कुछ वीडियोस देखें क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और देख समझकर पूरे कॉन्फिडेंस भरोसे के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, पूरा आप डिटेल में देख ले, नहीं तो आप शॉर्ट टर्म वाला पैसा इन्वेस्ट करके फिर खुद का नुकसान खुद से कर लोगे। तो इसलिए सब कुछ देख समझ के डिटेल में जानकारी लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो ये आज की सारी क्वेश्चंस थी, आप अपनी राय इसके ऊपर दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।